ब्रेक पे जाने से पहले जो यहाँ पे प्रोग्राम में गुफ्तगू हो रही थी, वहाँ पे जो है ये बात भी उसकी हल्की फुल्की मैंने जो है आप ये कह सकते हैं कि हज़रा तफनन जो है सवाल पूछा था कि PDM 1 भी बन चुकी, PDM 2 भी बन चुकी, और अब इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान जो है वो तमाम सियासी जमातों को, ख़ास तौर पे वो जमातें जो कि हुकूमत का हिस्सा नहीं हैं, उनको अपने साथ जोड़ते हुए शायद कि वो PDM 3 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें शायद थोड़ा बहुत जो था वो माजरत जो है उसका इकरार का आप कह लें कि वो हमें जो है JUI के रहनुमा की जानब से आया। और बल्कि अभी ब्रेक के दौरान में जो था ऑफ कैमरा जब हम बात कर रहे थे, न्याजी साहब ने जो है वो इस बात को कि हमें ये बताया कि उन्होंने एक ज़माने में तहरीक इंसाफ ने जो था वो मौलाना फजलुर रहमान को बतौर सदर उसका वोट भी उन्होंने दिया था। इसका मतलब है सर इनकी मोहब्बत आज से नहीं है, मोहब्बतें बहुत पुरानी हैं, लेकिन वो सर दरमियान में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि ये जो राह गुज़र है, सियासत की राह गुज़र है, इसमें कुछ रास्ते दुश्वार भी हैं, कहीं कांटे भी हैं, कहीं पत्थर भी हैं। तो वो कहते हैं इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सको तो आओ, बाकी शेर जो है वो राणा साहब पूरा करेंगे। मैं अभी आता हूँ राणा साहब की तरफ। राणा साहब, अभी ब्रेक पे जाने से पहले जो जिस साहब यहाँ पे गुफ्तगू हो रही थी और न्याजी साहब ने जो बहुत अच्छी बात कही थी कि मैंने उनको कुछ साबका चीफ जस्टिस के बारे में उनसे बात की और उनको मैंने बताया कि उनके ये उनके पॉलिटिकली उनके एम थे, या आप ये कह लें कि उनके टारगेट्स जो थे वो इस तरह के वो काम करते रहे। तो जिसके जवाब में उन्होंने ये, तो सर ये जो चीज़ें हो रही हैं इस किस्म की, जो कि आपने भी देखा है अभी रिसेंट पास्ट में, अगर मैं ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम पिछले कोई 10-12 साल या 15 साल का अगर हम टेन्योर निकाल देते हैं तो उसके अंदर ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है आपने देखी। बल्कि हमें तो यहाँ तक भी कहा गया था कि एक जज साहब है, उनको तो बेल्ट तक भी, चीफ जस्टिस साहब थे होते थे, उनको बेल्ट तक भी प्रॉपरली नहीं लगा सकते थे, और उनको बेल्ट भी लगाने के लिए कोई ना एक या दो जो थे वो रनर या उनको खातम चाहिए होते थे। आई एम सॉरी टू से, लेकिन वो चीज़ें हमने टीवी स्क्रीन पे भी देखी हैं, तो मेरा ख्याल है वो बात करने में कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन सर ये जो जिस बात को उन्होंने टोटली डिनाई किया है न्याजी साहब ने, तो क्या सर ये न्याजी साहब अभी तक वो एक सिचुएशन के अंदर, यानी कि मैं ना मानू वाली सिचुएशन के अंदर जो है वो क्यों मौजूद हैं? बेसिकली न्याजी साहब का मतलब ये है, मैं इनके जो चेयरमैन है उनकी बात नहीं कर रहा, रफ़ीउल्लाह न्याजी साहब जो है मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि क्यों वो ये बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि साबका जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने, और अभी मौजूदा जो आने वाले जो बहुत सारे जजेस हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, उन्होंने अपने एक्ट से, अपने फैसलों से, अपने बयानात से ये साबित किया है कि वो प्योरली एक पॉलिटिकल जज हैं, वो कानून के जज नहीं हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के जज हैं। अभी रफ़ीउल्लाह न्याजी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है, और बल्कि उन्होंने गूगली करवाई थी। जी। उन्होंने सज्जाद अली शाह साहब का जिक्र किया था, जिनकी अदालत पर हमला हुआ था। जी बिल्कुल। सज्जाद अली शाह साहब के कंडक्ट पर बात करता हूं कि वो ऐसे जज हैं जिन्होंने पहली बार कंसल्टेशन को डिक्टेशन में तब्दील किया। सर असल में ये बात उनको मालूम नहीं है ना, उनको सिर्फ यही पता है मतलब कि मैं उनकी अंग्रेजी जुबान की डिक्शनरियां पढ़ कर, मैं उस वक्त शायद अभी लॉ में भी नहीं पहुंचा था, लॉ का स्टूडेंट भी नहीं था, लेकिन कंसल्टेशन के लफ्ज के अंदर डिक्टेशन को कैसे घुसाया जा सकता है, ये सज्जाद अली शाह साहब का काम था। फिर बांधी सी। अच्छा, फिर दूसरा जिहाद ट्रस्ट केस, बड़ा दिलचस्प केस है, आपने अभी जिक्र किया। उसमें यह तय किया गया कि सीनियरिटी के प्रिंसिपल पर सुप्रीम कोर्ट का चीफ लगेगा। हाँ जी। उस दिन के बाद आज तक, और अभी हाल ही में पंजाब की मौजूदा चीफ जस्टिस साहिबा की तैनाती के वक्त सुप्रीम कोर्ट का एनोनिमस फैसला था कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल गलत है। भाई, अगर सीनियरिटी का प्रिंसिपल अगर पंजाब या पख्तूनख्वा केपी में चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए असूल नहीं है, तो फिर इसे सुप्रीम कोर्ट के लिए वही अकीदा या ईमान का हिस्सा क्यों माना जाए? बिल्कुल ऐसे असूल वही होते हैं जो आफाकी होते हैं, हर शख्स के लिए लागू होने वाले होते हैं, आफाकी होते हैं। अब दूसरी बात हमें यह समझना होगी कि हमें दुनिया में जमहूरी निजाम को देखना है। हमारे यहां चूंकि पॉलिटिकल साइंस की किताब के अंदर लिखा होता है कि जमहूरियत बदतरीन तर्ज हुकूमत है। इसकी एक खूबी है कि इसमें इलेक्शन होते हैं तो खुलफा कत्ल नहीं होते ना, हुक्मरान को कत्ल किए बगैर इंतकाल इख्तिदार हो जाता है आसानी से। बाकी इसके अंदर तमाम बुराइयां हैं, हमें ये पढ़ाया जाता है। तो हम इसी तरह की गुफ्तगू करते हैं। हमारा नौजवान, हमारा वकील और हमारे सीनियर तरीन वकील ये कहते हैं कि वजीर आजम बेख्तियार होना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर आर्मी चीफ है ना, तो वो फौज में ब्रिगेडियर लेवल पर जब तैनाती होती है तो सेटअप बन जाए और वो ही आर्मी चीफ हो। जज जो है वो जब सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात हो जाए तो वो अपने मौके पे, यानी 2032 तक के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तैनाती बंदियाल सब कर चुके हैं, बिल्कुल ऐसे अपने प्लान कर चुके हैं। तो भाई, आप वजीर आजम और पार्लियामान का तमाशा देखते क्यों हो?
मेरा सवाल यह है कि हमें यह देखना होगा कि पूरी दुनिया की जमहूरी रियासतों में क्या होता है, अमेरिका में क्या होता है, बर्तानिया में क्या होता है, जर्मनी में क्या होता है, फ्रांस में क्या होता है, पूरी दुनिया में किसी जगह देखिए। अब तो आला अदलिया की तकर्री तो हाईकोर्ट के पास पहले दिन से चली गई थी। बिल्कुल ऐसे है। पीपल्स पार्टी और जमहूरियत की दुश्मनी में इन्होंने छीन ली कि चीफ जस्टिस ही तैनाती करेगा। सही। तस्वर कीजिए कि पंजाब में सिविल जजेस या पख्तूनख्वा में सिविल जजेस पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास किया करते थे। वो भी मोस्ट एम्बिशियस जज साहब जिनका अभी जिक्र हो रहा था, जिन्हें फ्यूचर में आकर बनना है, उन्होंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से ये इख्तियार छीन लिया और ये जुडिशरी के पास आ गया, ये चीफ जस्टिस के पास आ गया। और मैं शर्त लगाकर कहता हूं कि हम वो लोग जो पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास करके आए थे, क्या उसके बाद से क्वालिटी बेहतर हुई है या क्वालिटी गिरी है? सर क्वांटिटी बढ़ी है लेकिन क्वालिटी गिरी है, क्वालिटी गिरी है, क्वांटिटी बढ़ गई है। हर बंदे को अपना वो काम करना चाहिए जिसके लिए उसकी महारत है। अदालतों को फैसला करना चाहिए, अदालतों को सियासत नहीं करनी चाहिए, अदालतों को तकर्री नहीं करनी चाहिए। अभी बात हो रही थी सुप्रीम जुडिशियल कमीशन की। भाई सुप्रीम जुडिशियल कमीशन कैसा इदारा है? ऐसे ही जैसे आर्मी में आज आप कह रहे हैं कि जनरल फैज ने ये क्राइम किए थे। हाँ जी। ये तमाम जुराइम करने के बावजूद वो पाकिस्तान की टॉप रैंकिंग में आर्मी चीफ के लिए कंसिडर हुआ। बिल्कुल हुआ। इसी तरह वो सिविल जज या वो हाईकोर्ट का जज जो करप्शन की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और चीफ जस्टिस बनते वक्त वो सब बातें आप लाए। अभी आपने कहा था कि लाहौर हाईकोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जज साहिबान में ये खराबियां हैं, मगर उनके खिलाफ चूंकि पब्लिक में से रेफरेंस नहीं आया तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम ये करते हैं कि हम उन्हें चीफ जस्टिस नहीं लगाते। ठीक है भाई, ये क्या तदीबी निजाम है? मैं ये चाहूंगा कि सिविल जज से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, ठीक है, तदीबी निजाम पार्लिमानी कमेटी के पास हो, जिनके अपने कोई मुफादात ना हो। राणा साहब, मुझे बार बार कहा जा रहा है वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, तो मैं सर क्योंकि मुख्तसर जो है ना सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। आसिफ इकबाल साहब, आसिफ साहब, अभी जो तमाम बातें यहाँ पर हुई हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब इनसे हट कर जरा थोड़ा सा हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। सर, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक दफ़ा फिर कहा कि जनाब ये जो हुकूमत है ये तो बिल्कुल नाकाम है, या बेसिकली कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था उसके मुताबिक है कि ये एक जाली मैंडेट है, या बेसिकली एक ज़माने में जिस तरह के बानी तहरीक इंसाफ उस ज़माने की जब वो अपोजिशन के अंदर थे, वो ये कहा करते थे कि ये जाली मैंडेट है, ये नाजायज़ पार्लियामेंट है। वही अल्फाज जो थे वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मौजूदा हुकूमत के बारे में कहे। हालांकि ये वही मौलाना फजलुर रहमान है जिन्होंने असम्बली के अंदर खड़े होकर तकरीर करते हुए ये कहा था कि चाहे ये फॉर्म 45 की है या फॉर्म 47 की है, यही पार्लियामेंट है और यही कानून बनाएगी। तो सर, ये इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रहा है? सर देखिए, आप वो क्लिप चला के देख लें, जब मौलाना ने तकरीर की थी पार्लियामान के अंदर, तो उनके साथ ये लफ्ज नहीं था कि पाकिस्तान के लिए ये बात बोलनी चाहिए होगी, बोलनी पड़ेगी कि फॉर्म 43 और 45 वाला जो है मुअम्मा वो उसको छोड़ना पड़ेगा। JUI का जो मौक़िफ़ है, मुनाफिज़ का जो मौक़िफ़ है, जो उस वक्त 2018 में इलेक्शन हुए थे, उसी से लेके उसका तसलसल है 2024 8 फरवरी का इलेक्शन के, उसमें साफ जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि ये इंजीनियर्ड इलेक्शन थे और इसमें जो है जो पार्लियामान है वो अवाम की नुमाइंदा नहीं है। आप देख लें कि अगर ये पार्लियामान जो है ये अवाम की नुमाइंदा होती तो फिर पार्लियामान को इतवार के दिन 3 दफा रात गए तक बिठाना पड़ता। ठीक सर, आपका पॉइंट आ गया, आपका सर पॉइंट आ गया। आसिफ साहब, जी आसिफ इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका पॉइंट आ गया, क्योंकि सर वक्त की किल्लत है। बार बार मुझे कहा जा रहा है कि सर वो कह रहे हैं कि इश्तिहार चलाने हैं, क्योंकि सर इश्तिहार चलेंगे तो डेफिनेटली हमें भी जो कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा। तो मैं आप लोगों से, तमाम दोस्तों से जो है वो माजर करता हूँ, बहुत ज़्यादा तशनीगी रहेगी, बहुत ज़्यादा तशनी रहेगी, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द हम दोबारा इसी मौजू को लेके बैठेंगे और आप ही तमाम अहबाब के साथ हम एक प्रोग्राम करेंगे। आप ये समझ लें कि ये हमारे प्रोग्राम का पार्ट 1 था। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।